नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी टूल को समझने वाले हैं, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। और देखिए, ये सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है। अरे, ये तो विज्ञान की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग ने कितनी बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि आवर्त सारणी शायद केमिस्ट्री की सबसे जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो बस ऐसे ही बिखरे हुए नहीं हैं। उनमें एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, वो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो चलिए आज इसी परिवार और इसके छुपे हुए पैटर्न को खोजते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि आखिर इन तत्वों को जमाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर बात करेंगे मेंडलीव की कमाल की भविष्यवाणी की। उसके बाद जानेंगे कि आज की टेबल का असली राज क्या है। फिर हम अलग अलग एलिमेंट ब्लॉक्स को समझेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ समेट कर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक टेबल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी में। कल्पना कीजिए, वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे एलिमेंट्स तो थे, पर उनको ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, सब कुछ उलझा हुआ था। देखिए, साल 1800 तक वैज्ञानिकों को सिर्फ 31 रासायनिक तत्वों के बारे में ही मालूम था। पर फिर सोचिए, सिर्फ 65 साल बाद 1865 तक ये संख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई, 63। अब इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अलग अलग याद रखना तो बहुत मुश्किल था। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके पास ढेर सारी किताबें तो हैं, पर उन्हें रखने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब कुछ बस बिखरा हुआ था। तो इस बिखराव को समेटने की कोशिशें शुरू हुईं। जैसे 1829 में डोबेराइनर ने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिन्हें त्रिक या ट्रायड्स कहा गया। फिर 1865 में न्यूलैंड्स ने संगीत के सुरों की तरह अष्टक नियम दिया। ये कोशिशें अच्छी तो थीं, पर दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर काम करती थी, सब पर नहीं। और फिर इस कहानी में एक असली हीरो की एंट्री होती है, रूसी केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने इस पहेली को सुलझाने में एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। मेंडलीव का आइडिया था तो बहुत सिंपल, पर उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि चलो सारे एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से लाइन में लगाते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि अरे वाह, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने आप को दोहरा रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। पर मेंडलीव को जीनियस क्या बनाता है पता है? सिर्फ टेबल बनाना नहीं, उन्होंने अपनी टेबल में कुछ जगहें खाली छोड़ दी और बड़ी हिम्मत से कहा कि यहाँ पर अभी अनजाने तत्व हैं जो भविष्य में खोजे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन अनजाने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी भी कर दी। जैसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम के बारे में बताया, और जब सालों बाद गैलियम खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज लगभग वैसी ही निकली जैसी मेंडलीव ने बताई थी। कमाल है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेंडलीव की टेबल बहुत अच्छी थी, पर वो परफेक्ट नहीं थी। इस पहेली का एक आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अभी भी मिलना बाकी था। तो सवाल ये था कि अगर परमाणु भार इतना ही अच्छा आधार था तो वो फाइनल जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ जगहों पर ये नियम गड़बड़ कर रहा था, जैसे कि टेलुरियम और आयोडीन। अगर इन्हें एटॉमिक वेट के हिसाब से रखते तो ये गलत ग्रुप में आ जाते थे और पूरा पैटर्न बिगड़ जाता था। कुछ तो गड़बड़ थी। और इस गड़बड़ का जवाब मिला 1913 में हेनरी मोज़ले की खोज से। मोज़ले ने बताया कि किसी भी एलिमेंट की असली पहचान उसका फंडामेंटल गुण एटॉमिक वेट नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। यही हर एलिमेंट का असली आईडी कार्ड है। और बस इसी खोज ने जन्म दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, जो कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के नहीं, बल्कि उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसने मेंडलीव की टेबल की सारी कमियों को दूर कर दिया और आज जो हम पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव रखी। तो अब जब हमारे पास सही नियम आ गया है, चलिए देखते हैं कि इस नियम से पीरियोडिक टेबल का वो जाना पहचाना स्ट्रक्चर, वो ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स कैसे बनते हैं। और इसका सारा राज छुपा है इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 मेन ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप इन ब्लॉक्स को एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के घर या मोहल्ले की तरह समझ सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस मोहल्ले में जाता है, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है।
अब देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कितना फर्क है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पी ब्लॉक जो ग्रुप 13 से 18 तक है, उसमें आपको हर तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और यहाँ तक कि बहुत स्टेबल नोबल गैसें भी। इनके बीच में आता है डी ब्लॉक यानी ग्रुप 3 से 12 तक। इन्हें संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं और ये एस और पी ब्लॉक के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। और आखिर में टेबल के नीचे जो 2 अलग लाइनें हैं वो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें लैंथेमाइड और एक्टिनॉइड कहते हैं। तो अब जब हमने टेबल को ठीक से जमा लिया है तो इसका असली जादू सामने आता है। ये अब सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जिससे हम किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक बहुत जरूरी ट्रेंड है धात्विक गुण या मेटालिक कैरेक्टर। नियम बहुत सीधा है। जब आप पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है और जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ता है। ये बिल्कुल एक नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितना मेटालिक होगा। चलिए इस नियम को एक प्रैक्टिकल सवाल पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए हमें SI, BE, MG, Na और P को उनके बढ़ते हुए मेटालिक कैरेक्टर के क्रम में लगाना है। तो पहला कदम क्या होगा? हम टेबल में इनकी लोकेशन देखेंगे, फिर हम ट्रेंड लागू करेंगे। एक ही पीरियड में Na सबसे बाईं तरफ है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर MG, फिर SI और फिर P। और ग्रुप में नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो MG का BE से ज्यादा होगा। जब हम इन सबको मिलाते हैं तो हमें हमारा सही ऑर्डर मिल जाता है। P कम देन SI, कम देन BE, कम देन MG, कम देन Na। देखा कितना आसान है? तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को समेटते हैं, पूरे सफर को रिवाइज करते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स की एक उलझी हुई दुनिया से एक खूबसूरत और लॉजिकल पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे। ये पूरी कहानी शुरू हुई थी केओस से, जब एलिमेंट्स बस खोजे जा रहे थे। फिर कुछ शुरुआती पैटर्न मिले जैसे डोबेराइनर के थ्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक। असली ब्रेक थ्रू मिला मेंडलीव से, जिन्होंने एटॉमिक वेट को आधार बनाया। फिर मोस्ले ने एटॉमिक नंबर के साथ इसे और बेहतर बनाया और आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने समझाया कि ये सब क्यों होता है, जिससे हमें वो प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स मिले जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम इसका इस्तेमाल उन एलिमेंट्स के बारे में भी बताने के लिए कर सकते हैं जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि 7वां पीरियड एलिमेंट 118 पर खत्म होता है। तो एक सवाल आपके लिए, सोचिए इन्हीं ट्रेंड्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके हम अभी तक न खोजे गए एलिमेंट नंबर 120 की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं।